बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑन विस्डम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे खिलाफत मूवमेंट के बारे में। हम देखेंगे ये खिलाफत तहरीक क्या थी, इसका क्या मकसद था और ये क्यों लॉन्च की गई थी, और इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ, जो पाकिस्तान की तहरीक थी उसको क्या फ़ायदा मिलता है, मुसलमानों को क्या फ़ायदा मिलता है, और दूसरा ये नाकाम क्यों हुई, इसके फेल्यूर्स, इसके कॉजेज़, इसके रीज़न्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। अगर आप सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं या आप एलएलबी पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं और पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर ये टॉपिक मौजूद है, आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो इस वीडियो को आपने लाजमी देखना है। और मैंने आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह लेके चलना है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आपने उसको इसके अंदर क्या क्या हेडिंग्स लगानी है, इसके अंदर क्या, इसको किस तरह अटैम्प्ट करना है। अच्छा जी, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में ये देखेंगे कि खिलाफत मूवमेंट दरअसल 1919 के अंदर ये एक इस्लामिक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था। जी बच्चों, पॉलिटिकल और साथ में इस्लामिक, यानी एक प्रोटेस्ट था किसके खिलाफ? ब्रिटिश राज के खिलाफ। आपको पता है सब कॉन्टिनेंट में हमारे ऊपर ब्रिटिश राज की गवर्नमेंट थी। सो मुसलमानों के साथ साथ जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो मुसलमानों की एक दुश्मन जमात समझी जाती थी, उनके लोगों ने भी हमारा साथ दिया, जिसमें ख़ास तौर पे गांधी साहब, उन्होंने भी हमारा साथ दिया और इस तहरीक के अंदर हमारे साथ पार्टिसिपेट किया और हमारी मदद की, हमारी सपोर्ट की। हम क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे मुसलमान? उसका रीज़न ये था कि वर्ल्ड वार वन के बाद हुआ ये था कि ओटोमन एम्पायर जो है ना, वो उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया ब्रिटिश ने, फ्रांस ने, रशिया ने। अब वो चाह रहे थे कि हम इसको ख़त्म करके एक नॉर्मल मुल्क बना दें, लेकिन हम चाह रहे थे कि नहीं भाई, हमारा तो सल्तनत उस्मानिया, इसकी इतनी तारीख़ है और हमारा जो खलीफा है वो हमारा रिलीजियस लीडर है, ये आप किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। और हमें बड़ा खदशा हुआ क्योंकि उस वक्त जो सल्तनत उस्मानिया था उसके अंदर सऊदी अरब के वो भी आता था और मक्का और मदीना भी आता था। तो हमें ये डर था कि भाई मक्का मदीना के ऊपर ये जो है ना नॉन मुस्लिम्स का कब्ज़ा हो जाएगा। मतलब ये सारी चीज़ें थी। तो हमने एहतजाज करना शुरू किया 1919 में। हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा कि ये आप गलत कर रहे हो, ना करो ना करो, आप क्यों उसके साथ कर रहे हो इस तरह। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहले कहा कि नहीं भाई, हम आपके साथ कुछ इस तरह नहीं कर रहे, आप बेफिक्र हो जाएं, हम बस जो है ना कुछ नहीं करेंगे, आप हमारी मदद करें, आप हमारे साथ मिलकर ये वर्ल्ड वार स्टार्ट करें। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी सिपाही चाहिए थे और वो सिपाही कहाँ से ले आता इतना? ज़ाहिर बात है, उसने जो ये हमारा सब कॉन्टिनेंट था जिसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया मौजूद जो आज के हैं, वो सारा उसके ऊपर कंट्रोल करते थे। तो उन लोगों से कहा कि आप हमारे यानी कि भर्ती हो जाएं फ़ौज के अंदर और जाके हमारी मदद करें और हमारे साथ जो है ना यानी कि वर्ल्ड वार वन स्टार लड़ें। तो हम जो है ना आपके साथ वादा करते हैं, हम तुर्की को कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। अब ये जो मैंने आपको साथ इंट्रोडक्शन भी बता दिया, बैकग्राउंड भी बता दिया, तो हम जो मैं उसको दोबारा एक रिपीट करता हूँ कि पहली बात तो ये कि लखनऊ पैक्ट हुआ था, आप लोगों को पता है। उसमें ये हुआ था कि मुसलमान और हिंदू आपस में थोड़े बहुत क्लोज आ चुके थे और एक यूनिटी यानी कि हमारी बन चुकी थी। और साथ साथ में वर्ल्ड वार वन स्टार्ट हो जाता है। ओटोमन एम्पायर जो थी, उसकी जो सीट थी, उस सल्तनत उस्मानिया का जो सारी चीज़ थी वो आपको पता है टर्की के अंदर थी। अब वर्ल्ड वार वन में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्क ये एक साइड पे थे, यानी टर्की, ऑटोमन एम्पायर एक साइड पे था, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस एक साइड पे था। वर्ल्ड वार वन स्टार्ट हो जाती है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है इंडो पाक रीजन के कुछ लोगों से, यहाँ पे जो हिंदुस्तानी थे, जो सब कॉन्टिनेंट में रहते थे, उनको कहा कि जी आप हमारी मदद करें और एक कंडीशन के ऊपर कि हम जो है ना होली जो प्लेसेस हैं, आपकी जो मुक़द्दस जगहें हैं टर्की के अंदर या मदीना या मनो, उनको हम कुछ नहीं कहेंगे और आपके साथ कुछ नहीं किया जाएगा। तो मुसलमानों ने कहा कि चलो जी ठीक है, हम आपकी मदद कर देते हैं, लेकिन आपने हमारी खिलाफत को छेड़ना नहीं है, उसको ख़त्म नहीं करना। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं होगा, बस तुम लोग हमारे साथ मिल जाओ। हमने तो एक्चुअल में जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देनी है, हमने तुर्की के साथ कुछ नहीं करना। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, उसने झूठ बोला, हमें बेवकूफ़ बनाया मुसलमानों को। और जब वर्ल्ड वार वन स्टार्ट ख़त्म हो जाती है, तुर्की को भी शिकस्त मिल जाती है, तो जनाब एक ट्रीटी ऑफ सेवेस के नाम से की जाती है 1920 के अंदर। उसके अंदर तुर्की के बड़े बड़े इलाके तोड़ फोड़ दिए जाते हैं, इधर उधर आपस में डिवाइड कर दें, कुछ फ्रांस ले गया, कोई कौन ले गया, मतलब इस तरह के इलाके। और बहुत सारी चीज़ें जो है ना यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में डिवाइड कर जाती हैं। तो जनाब इस चीज़ ने मुसलमानों को गुस्सा दिलाया। कौन से मुसलमान? जो इंडो पाक में रहते थे। उन्होंने कहा भाई ये क्या,
ایک تو آپ ہمارے ساتھ کہتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ، وہ یعنی کہ وار کے اندر فوج میں بھرتی ہو جائیں، ہم آپ کی سلطنت عثمانیہ کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن آپ نے تو ہماری بات ہی نہیں مانی، آپ نے ہمیں دھوکہ دیا، ہمارے ساتھ چیٹنگ کی، ہمارے ساتھ بے وفائی کی۔ تو جناب اس صورت میں مسلمانوں کو غصہ آ جاتا ہے اور مسلمان کیا کرتے ہیں، اپنی ایک تحریک اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ تھا بیک گراؤنڈ، اب ہم آگے بتاتا ہوں تحریک میں ہوتا کیا۔ اگر آپ کے ہاں کوشچن آتا ہے تو اس میں اگر پوچھتا ہے کہ ریزنس کیا ہیں خلافت مومنٹ کے، تو سب سے پہلے یہ جتنی میں نے چیزیں آپ کو بتائیں آپ نے یہ دوبارہ لکھ لینی ہے۔ نمبر 1، پہلی بات یہ کہ برٹش امپائر نے جو ہے نا، برٹش گورنمنٹ نے اوٹومن امپائر کے اوپر قبضہ کر لیا، جس کے اندر مدینہ و مکہ بھی آ گیا تھا۔ اس کے علاوہ تو ہم چاہتے تھے کہ ہمارے ان پلیسز کو نا، ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، اس کے لیے ہم نے ایک موومنٹ لانچ کی، اور ہمیں یہ بھی تھا کہ ہمارا جو خلیفہ تھا اس کو اپنی سیٹ سے ختم کر دیا۔ برٹش گورنمنٹ جو ہے نا اوٹومن امپائر کو ختم کرنا چاہتی تھی، اور چاہتی تھی کہ ٹرکی کو نا ایک عام سے کنٹری کی طرح ٹریٹ کیا جائے، لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ نہیں بھائی، ہماری تو یہ خلافت تھی، ہماری بڑی مقدس ہے، ریلیجس ہماری جگہ بن چکی تھی، ہم اس کو اتنی اہمیت دیتے تھے۔ مکہ مدینہ کے بعد سب سے زیادہ ترکی کو ہم مانتے تھے، ہم وہاں پہ جاتے تھے، ہماری زبردست چیزیں تھیں وہاں پہ۔ برٹش نے اپنی جو ہے نا پرومس نہیں نبھایا، وہ بھول چکے، ٹھیک ہے، اور مسلم جو ہے نا، اور مسلمان انڈیا کو انہوں نے دھوکہ دے دیا، اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا خراب ہو گئیں۔ اب جو ہے نا، اور مسلمانوں کو یقین ہو چکا کہ بھائی اب یہ جو برٹش ہے نا، یہ ترکی کو مزید ڈسٹرائے کریں گے، اور ہمیں بالکل جو ہے نا، مسلمان جو ہے نا ترکی کے اندر ایک جیوز کی طرح رہنا شروع کر جائیں گے، ہمارا کوئی کنٹری نہیں ہوگا، ہم در پدر ہو جائیں گے۔ اس طرح یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہماری جو ہے نا ایک تحریک چل پڑی، اور یہ اس کے ریزنس تھے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اب اس کے بعد مسلمان آپس میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یار کیا کریں کیا کریں۔ تو جناب وہ سب سے پہلے ایک کمیٹی بناتے ہیں جس کا نام ہے خلافت کمیٹی 1919 کے اندر، ٹھیک ہے، اور اس کے تحت ایک موومنٹ اسٹارٹ کی جاتی ہے، ایک تحریک شروع کی جاتی ہے۔ مولانا شوکت علی جو ہے نا اس کی جنرل سیکریٹری بنتے ہیں، اور ساتھ میں انڈین نیشنل کانگریس بھی ساتھ دیتی ہے۔ ہاں دوستو، یہ پہلا موقع ہے جہاں پہ انڈین نیشنل کانگریس مسلمانوں کا ساتھ دیتی ہے کہ نہیں بھائی ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اچھا جی، اب اس کا آبجیکٹیوز کیا تھے، اس کے مقاصد کیا تھے؟ نمبر 1، پہلے تو جو ہولی پلیسز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا تھا، اس کے علاوہ جو خلیفہ تھا اس کو ڈیفینڈ کرنا تھا، اس کو سپورٹ کرنا تھا، اور ساتھ میں اوٹومن امپائر اور سلطنت عثمانیہ کو بھی پروٹیکٹ کرنا تھا، تاکہ یہ ٹوٹے نہ، یہ بکھرے نہ، یہ ویسا کا ویسا رہے۔ اچھا جی، اس کے بعد کچھ کانفرنس ہوتی ہیں۔ پہلی کانفرنس 1919 کے اندر ہوتی ہے، دوسری کانفرنس 19 دسمبر میں ہوتی ہے، پہلی دہلی کے اندر، دوسرا امرتسر میں، اور وہاں پہ کچھ چیزیں کہی جاتی ہیں۔ پہلی جو کانفرنس تھی اس کے اندر ایک قرارداد یا ریزولیشن پاس کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ جی ایک نان کوآپریشن پالیسی کو فالو کریں، ٹھیک ہے، اور برٹش گورنمنٹ کا ساتھ دیں، کیونکہ برٹش ہمارے اوپر، ہماری گورنمنٹ تھی، انڈین اور مسلمس ان کے نیچے کام کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم سپورٹ نہیں کریں گے، ہم جو ہے نا سیلری نہیں، کام نہیں کریں گے، دفتر نہیں جائیں گے، یہ نہیں کریں گے، کاروبار نہیں کھولیں گے، تو اس طرح کی چیزیں ہم نے شروع کر دی۔ اور دوسری کانفرنس کے اندر بھی ہم نے کہا کہ بھئی اب ہمیں کوئی اس طرح پروگرام بنانا چاہیے تاکہ ہم برٹش کا مقابلہ کریں، اور برٹش کو روکیں کہ وہ اوٹومن امپائر کو مزید اس کے ٹکڑے نہ کریں۔ اچھا جی، اس سارے چکر میں کیا ایک ڈیلیگیشن بنایا جاتا ہے مسلمانوں کا، محمد علی جوہر صاحب کی لیڈرشپ میں، وہ جاتا ہے برٹش انگلینڈ چلا جاتا ہے، اور وہاں پہ جو پرائم منسٹر ہے وہاں کے جارج، تو ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کو کنونس کرتے ہیں کہ سر جی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، نہ کریں، ہمارا بڑا ریلیجس ایک ہماری خلافت ہے، ہمارا ملک ہے بڑا پیارا سا، ہم اس کو مانتے ہیں، ہمارے بڑے اس کے نا ہمارے ساتھ ریلیجس سینٹیمنٹس وابستہ ہیں، کنیکٹ ہیں، پلیز نہ کریں۔ لیکن کوئی چیز نکلتی نہیں ہے، اور ہم اس کو جو پرائم منسٹر کو کنونس نہیں کر پاتے، تو کچھ اس طرح کی کوئی چیز نکلتی نہیں ہے، اور ہم وہاں سے ناکام لوٹتے ہیں۔ جب لوٹتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں اب ہم نے مزید کام خراب کر دیا۔ ہم نے سب سے پہلے کیا کیا، ایک نان کوآپریشن موومنٹ اسٹارٹ شروع کر دی جی، سول ڈس اوبیڈینس، کہنا ماننا چھوڑ دیا۔ گاندھی بھی ہمارے ساتھ مل گئے، ہم نے یعنی برٹش گورنمنٹ کے اوپر پریشر کر دیا، ہم جابس پہ نہیں جاتے تھے، کاروبار نہیں کھولتے تھے، ٹھیک ہے، ان سے ٹائٹلز وغیرہ نہیں لیتے تھے، اس طرح کی پوری چیزیں چلنے لگی، اور ایک زبردست قسم کی کیمپین شروع ہو جاتی ہے۔ اور کیمپین میں ساتھ میں پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب برٹش اب آپ لوگ چلے جاؤ، آپ تو ورلڈ وار میں بزی ہو، آپ چلے جاؤ، اب ہمیں دے دو، ہم تاکہ خود ملک چلائیں گے۔ یعنی کہ برٹش جو نیشنل کانگریس والے تھے وہ تو ہمیشہ یہی کہتے تھے، گاندھی صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی بہت ہو گیا، اب آپ لوگ چلے جاؤ، اب ہم خود چلائیں گے، آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ نہیں دیا۔ اب مسلمان اور گاندھی اور نیشنل کانگریس یہ مل کے ایک نان کوآپریشن موومنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب 17 اکتوبر 1999 کو ایک فرسٹ خلافت ڈے منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کلکتہ کے اندر مارکیٹنگ کلوز کی جاتی ہیں، نمازیں
पब्लिक प्लेसेस भी की जाती हैं, बहुत सारी मीटिंग्स की जाती हैं, बंगाल के अंदर लोग एहतजाज करते हैं, ये सारा कुछ ज़बरदस्त होता है। और ये सारे सिनेरियो के अंदर हमने जो टैक्स देते हैं वो देना बंद कर दिए, और इस सारी सिचुएशन में तकरीबन 30,000 के लगभग लोगों को अरेस्ट भी किया जाता है जो ये एहतजाज हुआ था। अब ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हम देखेंगे असल में ऐसा फिर आगे क्या हुआ जिसकी वजह से ये जो इतनी ज़बरदस्त तहरीक शुरू हुई थी इसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, ये ख़त्म हो जाती, ये नाकाम हो जाती। उसके अंदर ये कुछ चीज़ें हैं, इनको मैं बारी बारी बताता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे हिजरत मूवमेंट। अब हुआ क्या, जब 1920 के अंदर बहुत सारे मुसलमानों ने, मुस्लिम जो रिलीजियस लीडर्स ने, उन्होंने मुसलमानों को कहा कि भाई देखें, बात सुने, अब ये इंडिया जो है ना आपके काबिल नहीं रहना, आप यहाँ से हिजरत करें, यहाँ से चले जाएं। तो लोगों ने फतवा भी दे दिया, लोगों ने कहा ये लैंड ऑफ वार बन चुकी है, दारुल हर्ब बन चुका है, अब आपका यहाँ पे रहना ज़रूरी नहीं है। तो मुसलमानों ने क्या किया, तकरीबन कोई 18,000 के लगभग मुसलमान जो थे ना वो जनाब अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे पहुँच गए। हमने कहा कि हम यहाँ इंडो पाक हिंदू यानी पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान और आज का इंडिया, इस इलाके में नहीं रहना, और हमसे यहाँ के लेके चले जाना, किसी और मुस्लिम कंट्री में चले जाएंगे। सो मुस्लिम कंट्री हमारे करीब कौन था उस वक्त, एक ही था, या अफ़गानिस्तान था। तो हम वहाँ पे चले गए। शुरू में तो अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट ने हमें बड़ा वेलकम किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो बहुत बंदे हैं और हम इनको किस तरह लेके चलेंगे, हमारे पास तो ऑलरेडी रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, इनको खाना पीना, इनको घर देना, प्रोटेक्ट देना, इनको जॉब्स देना, कैसे करेंगे। तो उन्होंने बॉर्डर बंद कर दिया और बेचारे मुसलमान दरपदर हो गए। जब मुसलमान जो वापस चले गए ना, तो क्योंकि पहले वो अपने घर से सारी चीज़ें बेच बूझ के चले गए थे, कारोबार ये वो चीज़ें जो भी थे, ज़मीनें वगैरह बेच के ना बॉर्डर पे पहुंच गए। जब वापस गए तो अब वो चीज़ें तो उनके पास थी नहीं, उन्होंने बेच दी थी। तो इस तरह बेचारे मुसलमान ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बीच में फंस गए और बड़े बेचारे दरपदर हो गए। तो पहली तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरा इवेंट क्या हुआ था, वो होती चोरी चोरा इंसिडेंट। हाँ जी, ये एक बड़ा मशहूर इंसिडेंट है। हुआ ये था कि जो साउथ इंडिया है, केरला, सॉरी साउथ इंडिया के इलाके में, सॉरी साउथ नॉट साउथ इंडिया बल्कि यूपी, उत्तर प्रदेश, माजरत, हाँ यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर एक छोटा सा इलाका है चोरी चोरा। वहाँ पे होता ये है कि जनाब कुछ लोग ना प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं पुलिस के ख़िलाफ़। क्यों शुरू करते हैं, क्योंकि उस इलाके के अंदर चीज़ें की कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं और वो वहाँ पे शराब सरेआम मिल रही थी। तो लोगों ने एहतजाज किया, पहले कुछ लोगों ने एहतजाज किया तो पुलिस वाले उनको लेके चले गए, फिर दूसरे दिन मज़ीद आ गए पुलिस वालों ने, फिर उनको कर दिया। इस तरह करते करते जनाब एहतजाज दिन ब दिन बढ़ता गया और चोरी चोरा जो पुलिस स्टेशन था वहाँ पे जनाब ये प्रोटेस्ट लोग जमा हो गए और उन्होंने जनाब धावा बोल दिया और हमला कर दिया। हमला जो कर दिया था इसमें हुआ क्या, तकरीबन 22 पुलिसमैन और कुछ सिविलियन जो है ना वो जल जाते हैं, मर जाते हैं। इस सारे इंसिडेंट में होता क्या है कि गांधी साहब बड़े अपसेट थे, क्योंकि गांधी साहब वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते थे। वो करते थे जो एहतजाज करना है पुरअमन एहतजाज करना है। लेकिन इस इवेंट के बाद यानी बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई और गांधी साहब ने ये जो मूवमेंट थी तहरीक, इसमें से वो खुद निकल गए। उन्होंने कहा भाई मैं इस तहरीक का हिस्सा नहीं बन चाहता, इसके अंदर तो वायलेंस आ चुकी है, लोगों की मौत हो रही है, लोग मर रहे हैं बिला वजह, कोई भी हो, कहाँ का भी हो भाई, चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का बंदा हो या मुसलमान हो या हिंदू हो, ये क्यों मर रहे हैं, तो मैंने तो नहीं साथ देना। तो वो जनाब भाईजान अपना हाथ निकाल के निकल गए। तो पहला तो दूसरा वाक़या हुआ जिसकी वजह से फिर गांधी साहब की सपोर्ट ख़त्म हो गई खिलाफत मूवमेंट से। अच्छा जी, इसके अलावा मोपला रिवॉल्ट ये भी होता है, ये एक केरला का इलाका है, साउथ इंडिया में आज भी मौजूद है। वहाँ पे कुछ मुसलमान थे जिनको मालाबार भी बोलते हैं या मोपला भी बोलते हैं। उन्होंने जनाब एक तहरीक स्टार्ट शुरू की, एक रेजिस्टेंस शुरू की, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, वो उनके ऊपर जुल्म करते थे और हिंदू लैंडलॉर्ड्स को किन की सपोर्ट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की। तो उनके खिलाफ इन्होंने एहतजाज शुरू किया। इनके बड़े मसाइल थे आपस में, वहाँ वो अच्छे से रह नहीं पा रहे थे। तो इस एहतजाज में हुआ ये कि मुसलमान और हिंदुओं के बीच में जो है ना दूरी आ गई, जो यूनिटी थी खिलाफत मूवमेंट में वो ख़त्म होना शुरू हो गई, क्योंकि हम इस इलाके में हिंदू और मुसलमान आमने सामने हो गए थे और एक दूसरे को मार रहे थे और एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे। सो जनाब ये तीसरा इवेंट है जिसकी वजह से जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी खिलाफत मूवमेंट वाली वो ख़त्म होना शुरू हो गई। अच्छा जी, इसके अलावा लीडरशिप वैक्यूम जी, खिलाफत मूवमेंट में कोई लीडर नहीं था। जितने हमारे बड़े बड़े लीडर थे वो तो जैसे मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली साहब, वो तो ब्रिटिश ने उनको अरेस्ट कर लिया था। सो ये सपोर्ट जो मूवमेंट थी, तहरीक थी ना, इसके में कोई ख़ास लीडर था नहीं जो उनको लेके चले, कोई डायरेक्शन नहीं थी। सो इसलिए एक जो लीडरशिप का जो वैक्यूम था उसकी वजह से भी हमारी खिलाफत मूवमेंट इतनी चल नहीं पड़ी। अच्छा जी, इसके अलावा एक और रीज़न ये है कि जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो जब खिलाफत
ओटोमन एम्पायर ख़त्म हो गया, खिलाफत ख़त्म हो गई और वहाँ पे जो तुर्की है वो एक रिपब्लिक बन गया। तो उस ज़माने में जनाब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क साहब आ गए और वो बड़ा एक लिबरल और सेकुलर माइंड सेट का बंदा था। उसने बड़ी प्रोग्रेसिव चीज़ें लेके आई, उसने तरक्की करना शुरू कर दी, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई, ठीक है ना। और वो जो है ना तरक्की करने लगा, तो इस वजह से लोग जो है ना वो खिलाफत वाली जो चीज़ें वो भूलना शुरू हो गए, और जिसकी वजह से मुसलमान मज़ीद जो है ना खिलाफत के हक़ में एहतजाज ना कर सके, या उसके उसके हक़ में कोई जो है ना वो जो भी अपनी तहरीक चला रहे थे वो ना, बस देखें जब खिलाफत ही ख़त्म होगी, वो रिपब्लिक बन गए तुर्की, वहाँ के लोगों ने कोई इतना एतराज़ नहीं उठाया, मतलब वो एहतजाज किया था लेकिन ख़त्म हो गया। और कमाल अतातुर्क साहब, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क साहब आ गए और उन्होंने चीज़ों को बेहतर करना शुरू कर दिया। तो फिर उन्होंने कहा चले जब वो ख़त्म हो गया तो फिर हम क्यों भाई इनके यानी एहतजाज करें। तो इस तरह के ये जो तहरीकें ख़त्म होना शुरू हो गई। अच्छा जी, तो ये तो मैंने आपको रीज़न्स बता दिए कि ऐसे कौन से रीज़न्स थे जिसकी वजह से खिलाफत मूवमेंट यानी कि नाकाम हुआ। अब इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत ये है कि एक तो हमें पता चल गया कि भाई हमारा स्टेटस क्या, हमारी पावर क्या है, और दूसरा ये है कि अगर हम मिल के काम करें तो हम ब्रिटिश को टफ़ टाइम दे सकते हैं। और हमें ये भी पता चला कि भाईजान मुसलमान और हिंदू और मुस्लिम जो यूनिटी है ना वो ज़्यादा देर नहीं चल सकती, क्योंकि हिंदूज़ के अपने अपने इंटरेस्ट हैं, मुसलमानों के अपने इंटरेस्ट हैं, ठीक है। दोनों का यानी कि जो रिलीजियस व्यूज़ हैं वो डिफरेंट हैं, और वो उनकी अपनी यानी कि वो ज़रूरत है, उनकी अपनी इंटरेस्ट हैं। सो हमें ये भी पता चल गया कि हम मिल के नहीं चल सकते। इसके अलावा हमें ये भी पता चला कि भाई यानी कि कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट हम स्टार्ट कर सकते हैं। हमें ये भी पता चला, और ये भी पता चला कि फ़र्स्ट टाइम कि भाई हिंदुओं ने भी हमारा साथ दिया और वो हमें आगे यानी कि इस तरह की सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर यूनिटी रहती है। तो इसके अलावा फिर इस तहरीक से हमें एक सबक मिला कि अगर हम इस तरह की तहरीक दोबारा स्टार्ट करेंगे तो हम अपने किसी और मकसद में भी कामयाब हो सकते हैं। और फिर आपको पता है कि इस तहरीक की वजह से मुसलमानों को बहुत सारी हिम्मत भी मिली, और फिर आगे चल के हमने पाकिस्तान तहरीक शुरू की, और जिसकी वजह से हमने पाकिस्तान अपना मुल्क उसको आज़ाद किया और एक नया मुल्क हमने हासिल किया। तो ये सारी जो कैंपेन थी, इससे सारा पता चल गया कि मुसलमानों के अपने राइट्स क्या हैं, हमारे तलों में कितना पानी है, हम कितने मजबूत हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। और हमें ये भी पता चला अगर लीडरशिप नहीं होती तो हमारी कोई भी तहरीक है वो किस तरह नाकाम हो जाती है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमें समझी, यानी कि एक आपने एक्सरसाइज की, उससे आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला। सो दोस्तों ये थी खिलाफत मूवमेंट, और इससे हमें बहुत सारे सीखने को मिला। हमें पता चला कि मुसलमान अगर किसी खास मकसद के लिए इकट्ठे हो जाएं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, हम यानी कि प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। और हम मुसलमानों को लगा कि अगर हम अच्छी यानी कि स्ट्रेटजी के साथ, अच्छी लीडरशिप के साथ अगर हम तहरीक चलाएं तो हमें आगे चल के हमें इसको कुछ न कुछ फ़ायदा भी हो सकता है, और वो आगे चल के हमें फ़ायदा हुआ भी, और हमने पाकिस्तान इसी तहरीक की वजह से हासिल किया। सो दोस्तों ये थी वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की कि खिलाफत मूवमेंट क्यों थी, इसका बैकग्राउंड भी बताया, ठीक है। ये स्टार्ट भी हो गई, इसके रीज़न्स क्या थे फेल्योर होने के, और इसकी अहमियत क्या है, और इससे हमने क्या सीखा बीइंग पाकिस्तानी। जो पाकिस्तान की जो मूवमेंट स्टार्ट थी, जो पाकिस्तान की जो तहरीक थी, पाकिस्तान बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो हमें इस तहरीक से किस तरह मिली। सो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अपनी दुआ में याद ज़रूर रखिएगा, और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।